हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कार्यपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो कार्यपालिका इम्पोर्टेंट है और इसको देखेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 यह उपबंधित करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। आर्टिकल 58 के द्वारा अनुसार राष्ट्रपति पद के पात्र होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं या अर्हताएं होनी चाहिए। तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, उसे भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी राज्य के अधीन अनियंत्रित लाभ का पद धारण किए हुए नहीं होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान विधि से होता है। आर्टिकल 54 में लिखा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता ना करके एक निर्वाचन मंडल करेगा, जिसमें जो है कौन कौन शामिल होंगे इस बात को देखेंगे। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और 70वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है। नामजद सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। आर्टिकल 55(2) के अनुसार विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य की मत संख्या कितनी होनी चाहिए वो उसको डिवाइड करके बता रहा है। तो ये उस राज्य की जनसंख्या जितनी होगी उस राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या जितनी होगी उससे 1000 से भाग दे देते हैं। यदि उपयुक्त विभाजन में शेष 500 से अधिक आता है तो उसे एक वोट मानकर भाजनफल में जोड़ दिया जाता है। अब आगे देखेंगे इसके। अब संसद के सदस्यों की मत की संख्या कितनी होती है। तो विधानसभा के वोटों की कुल संख्या, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। आर्टिकल 55(3) में उपबंध है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। राष्ट्रपति जो है पद के किसी अभ्यर्थी के नाम को कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा समर्पित होना चाहिए। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उपबंध किया गया है। आर्टिकल 56(1) के आधार पर राष्ट्रपति पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में व्यवस्थित रीति से चलाए जाए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। दूसरा देख लेंगे इसमें। इसमें है कि राष्ट्रपति जो है अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। आर्टिकल 57 में यह उपबंध है कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, संविधान के अन्य उपबंधों के अतिरिक्त रहते उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा, यानी दोबारा से राष्ट्रपति बन सकता है। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई, जैसा अमेरिका के सिद्धांत में अधिकतम 10 वर्ष निश्चित की गई है।
संविधान के अनुच्छेद 61 फर्स्ट के सुनिश्चित किया गया है कि संविधान अतिक्रमण करने पर संसद राष्ट्रपति को महाभियोग प्रणाली द्वारा निर्धारित काल से पहले पदच्युत कर सकती है। आर्टिकल 61(2) में यह बंद किया गया है कि ऐसा कोई आरोप पत्र तब तक सदन में नहीं लगाया जाएगा जब तक कि वह एक प्रस्ताव के रूप में न हो, कम से कम 14 दिनों की लिखित सूचना के बाद प्रस्तावित है। ऐसे प्रस्ताव पर कम से कम 14 उस सदन की कुल संख्या का 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। ऐसा प्रस्ताव उस सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। जब संसद के सदन द्वारा यह आरोप लगाया जाता है तो दूसरा सदन उसकी जांच करता है। जांच के दौरान राष्ट्रपति की उपस्थिति होने या अपने प्रतिनिधि भेजने को अधिकार होता है। यदि जांच या प्रस्ताव में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो जाता है तथा जांच करने वाले सदन में भी 2/3 बहुमत पारित हो जाता है तो प्रस्ताव पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति पदच्युत समझा जाएगा। यदि किसी तरह राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति तुरंत ही उसका पद ग्रहण कर लेता है। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी किसी कारणवश रिक्त हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद को संभालेगा। नए राष्ट्रपति का निर्वाचन रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के अंदर होना चाहिए। राष्ट्रपति परिनिधियां तथा पेंशन संशोधन अधिनियम 2008 द्वारा अब राष्ट्रपति का वेतन जो है ये पुराना है तो ये 5 लाख रुपए हो गया है। ये पहले का है तो इसलिए ये दिया हुआ है 5 लाख रुपए हो गया है। अपना पद धारण करने से पहले राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी उपस्थिति में उस समय प्राप्त ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ संबंधी शब्दावली को सुनिश्चित किया गया। आर्टिकल 53 द्वारा राष्ट्रों की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन आर्टिकल 74 के अनुसार शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता एवं मंत्रणा से करेगा। संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति संघ के संपूर्ण कार्य क्षेत्र पर लागू होती है। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत प्रशासनिक, राजनीतिक, सैनिक, न्यायिक, अर्धन्यायिक सभी प्रकार की शक्तियां शामिल होती है। राष्ट्रपति को संघीय सेना के सैनिक और असैनिक अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी जो है प्रधानमंत्री, अन्य संघीय मंत्री, महाधिवक्ता, सीएजी, उच्चतम न्यायालय, अन्य न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, राजदूत, अन्य राजनीतिक अधिकारी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य आदि। राष्ट्रपति की विभिन्न आयोगों की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग की, योजना आयोग की, निर्वाचन, भाषा, अल्पसंख्यक आयोग की, इन सब की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति को अपने मंत्रियों, राज्यपालों, महाधिवक्ता, उच्च सैनिक अधिकारियों को पदच्युत करने का अधिकार है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते उसी के नाम से संपादित किए जाते हैं। राष्ट्रपति न्याय और सम्मान का स्रोत है। उसे अपराधियों को क्षमा करने, दिए गए दंड को कम करने, दंड में छूट करने, दंड रोकने के अधिकार हैं। राष्ट्रपति ही विशिष्ट नागरिकों को भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री और उपाधियां से सम्मानित करता है। राष्ट्रपति के द्वारा सैनिक सम्मान की उपाधियां परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं। ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। आर्टिकल 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की विधायी शक्तियां को संसद और राष्ट्रपति दोनों में माना गया है। अब तक जो राष्ट्रपति हुए हैं उनके कार्यकाल देख लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 20 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 62 से 67 तक, जाकिर हुसैन 67 से 69, बीपी गिरी 69 से 74, फखरुद्दीन अली अहमद 74 से 77, नीलम संजीव रेड्डी 77 से 82, ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो 82 से 87, आर वेंकट 87 से 92, शंकर दयाल शर्मा 92 से 97, के आर नारायण 97 से 2002, एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007। इसके बाद प्रतिभा देवी पाटिल 2007। उसके बाद अभी वर्तमान में आपके द्रौपदी मुर्मू हैं।
बीबी गिरी 3 मई 1969 से लेकर के 20 जुलाई 1969 तक। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिमायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक। वीटी चित्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया उन्होंने। अब अगला लास्ट देख लेंगे। राष्ट्रपति को संसद के सत्र को आहूत कर सकता है और सत्रावसान करता है। उसे स्थगित करने, बाफड़ देने, अनुच्छेद आर्टिकल 86(2) के तहत संसद को संदेश भी भेज सकता है। और राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिसमें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा में से किसी का विशिष्ट एवं व्यवहारिक ज्ञान हो। आर्टिकल 83(3) का होगा। प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है, जिससे वह सरकार की सामान्य नीतियों और कार्यक्रम का विवरण होता है। राष्ट्रपति एक सत्र की अंतिम बैठक के बाद 6 मास के भीतर सत्र बुलाने के लिए बाध्य है, क्योंकि आर्टिकल 85(1) में संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के नियत तारीख के बीच 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति को ये वाला आर्टिकल हटा दिया गया है अभी, तो इसको ख़त्म कर दिया गया। देखेंगे संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया था। यह विधेयक पर हस्ताक्षर करके अधिनियम लेता है। यदि कोई धन विधेयक नहीं है तो उस अपने सुझाव के साथ विवरण लौटा सकता है। यदि विधेयक संसद में संशोधन से या संशोधित पूर्ण पारित होता है तो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आता है और उस पर अनुमति के लिए देने के लिए बाध्य। आर्टिकल 111 सामान्य विधेयक पर दोनों सदनों में सहमति होने पर उसे समस्या के निपटाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। आर्टिकल 3 के अनुसार राष्ट्रपति ने राज्यों के निर्माण, वर्तमान क्षेत्रों, सीमाओं और नाम बदलने के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया सकता। आर्टिकल 304 ख के अनुसार व्यापार राज्य का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल में पेश नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति संसद के समस्त बजट पेश करता है तथा वह ऑडिटर जनरल, वित्त आयोग, संघ लोक आधिकारिक विशेष अधिकारियों की रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। जब दोनों सदन का सत्र न हो और राष्ट्रपति को यह संज्ञान हो कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान, इसमें तुरंत कार्रवाई आवश्यक है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यातित अध्यादेश का वही प्रभाव होगा जो संसद द्वारा जारी विधियों का होता है। प्रत्येक अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह के भीतर समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद के विधायक की शक्ति के संविधानीय या अध्यादेश द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 13 के अनुसार विधि शब्द के अंतर्गत अध्यादेश भी शामिल है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के व्यक्तिगत समाधान पर आधारित है, अर्थात अध्यादेश के कारणों को न्यायालय में न्यायोचित ठहराने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अध्यादेश को अस्पष्टता, मानवाना, प्रयोग, जनहित के आधार पर चुनौती दी जा सकती है, लेकिन इसके विधि मान्यता को नैतिकता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। इसके अनुसार राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहरा दी जाए, व्यक्ति को दंड के क्षमा, अविराम परिहार, निलंबन या लघुकरण की शक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति निम्नलिखित क्षेत्रों में प्राप्त है। यदि वह दंड का आदेश सैनिक न्यायालय द्वारा हो, ऐसे विधि के विरुद्ध अपराध जिस पर कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो। अमेरिका में राष्ट्रपति केवल केंद्र के विरुद्ध अपराध पर ही समाधान प्रदान कर सकता है। लघुकरण का मतलब बदले में दूसरा, अर्थात दंड को कम करना, कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना। परिहार का मतलब होता है दंड या दंडादेश की प्रवृत्ति में परिवर्तन, बिना दंड किए दंड को कम करना, जैसे 5 वर्ष को 1 वर्ष में करना। प्रविलंब का मतलब मृत्युदंड का अस्थायी निलंबन करना। क्षमादान का प्रयोग परीक्षण से पूर्व, उसके दौरान, उसके पश्चात सभी स्थितियों में किया जाता है। राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के अंतर्गत किसी दोष व्यक्ति को अपराध, क्षमा, विराम, परिहार की शक्ति प्राप्त है।
राज्यपाल को मृत्युदंड संबंधित आदेश में क्षमा प्रदान करने की शक्ति नहीं प्राप्त है। वह राज्यपाल सेना न्यायालय द्वारा दंडादेश में अपने अधिकार प्रयोग नहीं कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति दोनों परिस्थितियों में कर सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य सही मामलों में राज्यपाल भी क्षमादान प्राप्त करने सकती है राष्ट्रपति जैसी। राष्ट्रपति की आवाज शक्तियाँ, तो संविधान के आर्टिकल 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को आशंका हो कि युद्ध, बाहरी आक्रमण, संसद विद्रोह, कनाडा, भारत या उस किसी भाग का शांति व्यवस्था नष्ट हो तो वह संकट वाली स्थिति का घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल तभी उपलब्ध करेगा जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा करने का परामर्श देगा। आर्टिकल 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और